टर्की का ये रुख, जैसा कि अभी थॉमस मैथ्यू साहब ने कहा कि बहुत सरप्राइजिंग होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम लोग इसको सरप्राइजिंग ले रहे हैं। आपको लगता है कि अभी जो हम लोगों ने स्टेप लिया है उसको और आगे, एक स्टेप आगे, दो स्टेप आगे बढ़ना चाहिए? टर्की के साथ सारे बिजनेस रिलेशन ख़त्म करने चाहिए? उनकी कंपनियां जो सेंसिटिव सेक्टर में हमारे यहाँ आ चुकी हैं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आ चुकी हैं, उनको जिस तरह से चाइना की कंपनियों को हम लोगों ने साइडलाइन किया वैसे करना चाहिए? हाँ लक्ष्मण, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि इंडिया को टर्की की कोई जरूरत नहीं है। एज सच हमारा कोई बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर नहीं है। 1.5% हमारे पूरे ट्रेड का हिस्सा टर्की को जाता है, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट टर्की के पास कुछ भी ऐसा कोई खास चीज नहीं है जो हम खरीदने के लिए बहुत ही उतावले हो। हमारे पास इनफैक्ट टर्की को देने के लिए है, लेकिन हमको टर्की से लेने के लिए ऐसा कोई सामान नहीं है। दूसरी बात ये कि ये सभी पैनलिस्ट की राय बिल्कुल सही है कि टर्की के रिलेशन में ओवरऑल अगर हम देखें, हर सरकार ने कोशिश यही की है कि उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे रखें। उनके साथ हम लोग इनफैक्ट ये सही कहा शुभांकर ने कि हमारा तो खिलाफत मूवमेंट के टाइम से टर्की को सपोर्ट है। गांधी जी ने तब से वो एक कल्चर, ये प्रथा बना के रखी है, वो निभाते चल रहे हैं। लेकिन क्या आज की डेट में हमें टर्की की जरूरत है? या टर्की का जो, अगर आप पूरा रोल देखें पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में, ऑटोमन एम्पायर के ब्रेकअप होने के बाद अगर आप देखें तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है अर्मीनिया में जो टर्की ने किया, जो जेनोसाइड की बात एक्नॉलेज भी नहीं करती दुनिया। अर्मीनियन से पूछे कि टर्की का कितना नेगेटिव रोल रहा है। दूसरा ये कि टर्की जो है कश्मीर के जो अलगाववादी है, आतंकी है, टर्की उस मामले में सबसे बड़ा देश रहा है जो शेल्टर करता है उनको। जितने भी अलगाववादी 2019 या मैं कहूँगी 2014 से यहाँ से निकले हैं, वो कहाँ पे बेस्ड है? वो टर्की में बेस्ड है और टर्की उनको पनाह देता है। इनफैक्ट सारा 2019 में भी जब एब्रोगेशन हुआ था 370 का, तो उस वक्त भी एर्दोगान का जो रोल है नेगेटिव रहा। वो उनका प्रॉब्लम एर्दोगान का ये है कि वो मुसलमान कम्युनिटी का पूरी दुनिया में अभी भी उनको कोई एक वो डिल्यूजन है कि वो खलीफ है, मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड के जो है वो खलीफ है, और अभी भी उनको ऑटोमन एम्पायर का वो एक नॉस्टैल्जिया है। और इसलिए वो लगातार इस्लामिस्ट लाइन लेते आ रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान का लगातार साथ देते आ रहे हैं। तो इसमें हमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि टर्की हमारा दोस्त नहीं है। ये अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट ने ये जो कार्गो कंपनी थी जो 120 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरलाइंस हमारे हमारे हैंडल कर रही थी, उनको वो निकाल रहे हैं यहाँ से, तो बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन ये बहुत बिल्कुल। देर बाद बहुत हुआ है। अच्छा, बहुत देर बाद हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक अलग पर्सपेक्टिव में समझना चाह रहा था प्रभुदयाल साहब, कि टर्की का भारत के खिलाफ जाना और पाकिस्तान का सपोर्ट करना, ये क्या भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने में टर्की कामयाब हो पाएगा कि नहीं? टर्की सिर्फ अपना मालिक रहेगा? देखिए, टर्की जो है वो दुनिया को चाहे ना समझा पाए, लेकिन हमें नुकसान तो पहुंचा ही रहा है, जैसा सब पैनलिस्ट ने कहा। तो जैसे टॉमस मैथ्यू साहब ने कहा, हमको तो हमेशा से सतर्क रहना चाहिए था। हमने क्यों टर्की के साथ इतनी रियायत रखी, इतने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की? हमें बिल्कुल ये निश्चय कर लेना चाहिए था शुरू से कि इस देश से हमको नुकसान ही होगा, इसको दूरी रखो। देखिए, तुर्गुत ओजाल जब वहां पर प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे, उनके बीच में थोड़े अच्छे संबंध हो गए थे। तो उसी से कुछ ऐसी उम्मीदें बढ़ गई थी कि शायद ये हमारे जो रिश्ते अच्छे होते जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुर्की जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में बना रहा। अब हमें कई कदम उठाने होंगे। एक तो बॉयकॉट टर्की, जो हर इंडियन सिटीजन को करना चाहिए, उस पे काफी काम होना शुरू हो गया। ये काफी, इसकी रफ्तार तेज हुई है। सरकार ने वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए। इसके अलावा देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे टर्की जो है उसका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है ह्यूमन राइट्स इश्यूज पे। वहां जो सबसे बड़ा ऑपोजिशन लीडर है उसको जेल में बंद किया हुआ है। इसके अलावा हजारों
ऑपोजिशन के जो लोग हैं उनको जेल में बंद किया है। तो यूएन ने बहुत क्रिटिसाइज किया है टर्की को, और हमको हर तरह से पहल करनी चाहिए कि जहां भी हो सके टर्की के ह्यूमन राइट्स को क्रिटिसाइज करें और उसको कटघरे में खड़े करने की कोशिश कीजिए। जैसे टर्की हमेशा कश्मीर उठाता है, चाहे वो यूएन की मीटिंग्स में हो, चाहे ओआईसी में हो, और हमेशा हमारे खिलाफ बात करता है पाकिस्तान के सपोर्ट में। तो हमें भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए कि टर्की में जो हो रहा है वहां के असली हालात, ह्यूमन राइट्स का इतने बड़े स्केल पे उल्लंघन होता जा रहा है, उसको दुनिया ठीक से देखे और टर्की पे कुछ न कुछ रोक लगाए जाए, किसी तरह की सैंक्शंस लगाई जाए। बिल्कुल। थॉमस मैथ्यू सर, मैं एक सवाल थोड़ा पूछना चाहता हूँ इस तरीके से कि एक तो जो बात अभी एम्बेसडर दयाल ने कही कि टर्की के खिलाफ हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बातों को रखनी चाहिए, उसके ह्यूमन राइट इशू को उठाना चाहिए, तो क्या वाकई इंडिया को टर्की के अगेंस्ट इस लेवल तक जाना चाहिए, या फिर कंपनी वगैरह जो उनकी है उनके साथ टाई अप खत्म कर लीजिए, उनके बिजनेस को इंडिया में बंद करिए, हमारा बिजनेस वहाँ ना हो, बात यहीं तो रोक दे, टर्की हमारे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या ये अप्रोच सही है, या फिर आपको लगता है कि टर्की जानबूझ के ऐसा कर रहा है क्योंकि मुस्लिम कंट्री में या फिर उस रीजन में अपने आप को लीडर के तौर पर साबित करना चाहता हो? See, Lakshman, one thing I'd like to tell you is I agree 100% with what Ambassador Dayal Saab had said. You know, Erdogan is an autocrat, and as he said correctly, the mayor of Istanbul is Imamoglu. He would have virtually defeated Erdogan in the race, but he got arrested. Now, if the United States is talking about human rights, like Ambassador Dayal Saab said, we need to counter them at every forum. Lakshman, what are we scared of? We have to fight for our rights. After all, India is on the right. It is not that India went and attacked Pakistan. When Pakistan is a crucible of terrorism and does not even bat an eyelid to send terrorists armed and kill innocent civilians, and Turkey as the lack of sensitivity to support Pakistan, why are you pulling your punches? At every forum, at every nook and every corner, we need to counter Turkey and talk about the human rights violations, talk about the autocratic regime, and I would go to the extent of saying go and support Greece, which has got a historical conflict with Turkey, and why not? Because please understand, Turkey is almost 99.34% Muslims. I don't want to sound like a communalist, okay? But do you ever believe that they're going to support India or at least be neutral vis-a-vis Pakistan? It's never been since India's independence. It'll be a pipe dream. It'll be like a dream. Sapna hoga, like if you think they're going to support you or be neutral. Go hammer and tongs. लेकिन थॉमस मैथ्यू I think that's the way to go for. थॉमस मैथ्यू साहब, मैं एक स्टेज बात आगे बढ़ गई है। सिर्फ टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ टर्की ने भारत का खिलाफत नहीं किया, बल्कि यूएस ने भी एक तरीके से टर्की को सपोर्ट किया। $304 बिलियन के मिसाइल एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है कि हम देंगे टर्की को। तो ये एक नया सेटअप पूरा बना रहा है। See, let me tell you something. As far as the US is concerned, please understand, it is pure mercantilism. US plus Turkey. You see what Trump has done when he had gone to... I beg your pardon? US what I'm plus trying Turkey to say की बात is मैं कर that... No, what I'm trying to say... I couldn't get your question. Can you speak a little louder? Not clear. सुनाई नहीं दे रहे थे. मैं ये कह रहा हूं कि यूएस ने, अमेरिका ने टर्की को $304 बिलियन के मिसाइल बेचने का फैसला लिया है। उस टर्की को जो टर्की खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में इंडिया के अगेंस्ट आया, तो क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिख रहा है आपको? See, but please understand, America will sell its weapons to anybody who wants to buy it. Please understand, most of the aircraft being operated in China are Boeing, or now they have moved to Airbus too. So America is nobody's friend. America is only friend of the greenback or the dollar.
Who can give them dollar? They are their friends. Please do not mistake that America can be India's friends. I don't think so. If you have the money to buy their armaments, then probably Trump will be more interested in India, like as he has shown great interest in Saudi Arabia today. Over $100 billion defense contract he has signed and taken home. Ambassador Dayal? जी जी बिल्कुल, टॉमस मैथ्यू साहब सही कह रहे हैं। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, सिर्फ वो अपना हित सोचता है और हथियार बेचने का उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। देखिए भारत में उसका क्यों इतना इंटरेस्ट हो गया है। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वेपन्स इंपोर्टर है। अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वेपन्स का। तो अमेरिका सोचता है कि भारत तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसको हमको पूरी तरह से इस पे हमको हथियाना चाहिए। और हम रूस से लेते थे, वो उससे नाराज होते। जब हमने S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम लिया, जो अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे इतना काम आया, जब हमने वो लिया तो अमेरिका ने कहा हम सैंक्शन लगाएंगे। और क्यों नहीं लगाई सैंक्शन? इसलिए नहीं लगाई कि अगर वो सैंक्शन लगा देता तो फिर हमको हथियार कैसे बेचता। अमेरिका का तो इंटरेस्ट ही ये है कि वो एक्सपेंसिव वेपन्स कंट्रीज को बेचे। और भारत एक ऐसा कंट्री है जिसकी सिक्योरिटी नीड्स ऐसी, देखिए हमारे दुश्मन चाइना भी है और पाकिस्तान भी, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों की दुश्मनी कम नहीं होती। तो हमें ऐसी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की वजह से अच्छे हथियार चाहिए। अगर हम रफाइल लेते हैं फ्रांस से तो अमेरिका नाराज होता है, S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेते हैं तो अमेरिका नाराज होता है। वो चाहता है कि किसी तरह से हमको हथियार बेचे। और जैसा टॉमस मैथ्यू साहब ने कहा कि इसी में उसका इंटरेस्ट है, कैसे उसको डॉलर की कमाई हो बिलियंस बिलियंस में, उसी की ये कोशिश रहती है, किसी का दोस्त नहीं। बिल्कुल, अगर उसको सिर्फ इसी बात पे भरोसा है, इसी बात का लक्ष्य है शुभांकर कि भारत कितना ज़्यादा से ज़्यादा हथियार हमसे